हेलो फ्रेंड्स। वेलकम आईक्यू ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम सेवन्थ चैप्टर जो है आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एनसीईआरटी क्लास 11 उसका हम सेवन चैप्टर करने जा रहे हैं इसमें। इस चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है इसमें बताया गया है इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का कैसा ग्रोथ रहा है, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स है, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या क्या टाइप्स है, सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो इस सबको हम डिटेल में देखेंगे। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैजुअलाइजेशन क्या होता है, तो इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ कुछ क्विज है आपके लिए इस चैप्टर के बेसिस पर, तो उसको भी आप करना ना भूलें। तो लास्ट तक आप बने रहें। इसमें हम जो है बताया गया है क्या हम समझ सकते हैं इस चैप्टर के थ्रू। एक तो है आपका बेसिक कंसेप्ट जो होता है एम्प्लॉयमेंट को रिलेटेड, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं, वर्कर किसे कहते हैं, वर्कफोर्स क्या होता है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। तो ये सब बेसिक जो कंसेप्ट आप सुनते हैं इकोनॉमी में, डिफरेंट बुक्स में, न्यूज़पेपर में, तो उसका मतलब क्या है। नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वीमेन इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जैसे बहुत बार आप देखते हो न्यूज़पेपर में आता है आर्टिकल कि भाई वीमेन पार्टिसिपेशन कम है। बहुत सारे इंडेक्सेस जो है, नेशनल और इंटरनेशनल जो इंडेक्स मेजर करते हैं कि भाई वीमेन का कितना पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट में, कितने लोग रोजगार में आती हैं। तो ये सब भी हम इसमें देखेंगे कि इंडिया के केस में ये कैसा है डेटा के बेसिस पर। नेचर एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेरोजगारी, वो कैसी है, उसका कैसा नेचर है, डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। और लास्ट में हम देखेंगे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया है कि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट और बढ़े। तो एक गवर्नमेंट का एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जो कंट्री में बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमने देखा पिछले चैप्टर्स में, फिफ्थ चैप्टर में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसका एक और भी पार्ट है कि उसको आप एम्प्लॉय कीजिए ह्यूमन कैपिटल को। तो गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लेके आती है इसको हम देखेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे जो बहुत सारे आप जानते हैं, आप अपने आसपास भी देखते होंगे, डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट तरह के काम में जुड़े हुए हैं। कुछ है ना डेली ऑफिस जाते हैं, कुछ का अपना बिजनेस होता है, कुछ है ना गाँव में अगर आप जाते होंगे छुट्टियों में आप देखते हैं बहुत सारे लोग फार्म पे खेती करते हैं, कुछ लोग घर पे काम करते हैं, वर्क एट होम भी है। जैसे कि ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे ना लेडीज जो है घर पे काम कर रही हैं, फुटबॉल्स को बना रही हैं। तो ये फुटबॉल जो बेसिकली ऐसा नहीं कि है ना ये इंडिविजुअल काम है, कुछ बेसिकली जो आउटसोर्सिंग जो हमने पढ़ा था शुरू के चैप्टर्स में, उसी का एक पार्ट है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उस काम को, फुटबॉल के सिलने काम में बनाने काम जो है आउटसोर्स कर देती है। कहीं किसको एक कंपनी मटेरियल बनाती है, कोई कंपनी जो है उसको सिलती है, कोई कंपनी उसको टेस्ट करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को काम दिया जाता है। उसी तरह जो एक है ना जो छोटी कंपनियां हैं वो और भी नीचे आउटसोर्स करती है उसको कि भाई है ना आप है ना। तो इसी तरह जलंधर में जो आप देख रहे हैं घरों में इसको सिया जाता है और इसको फिर जो कंपनियां हैं उसको अपना लेबल लगा के, टैग लगा के, टेस्ट करके कि सही है कि नहीं, उसको फिर बड़ी कंपनियों को देती है, वो अपना ब्रांड लगा के उसको बेचती है। तो इसी तरह है कि वर्क फ्रॉम होम भी इंक्लूड होता है, जैसे कि है ना नॉट ट्रेडिशनल वर्क से अलावा भी, जैसे मॉडर्न जॉब्स, प्रोग्रामिंग आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो है घर से काम करते हैं। आईटी इंडस्ट्रीज काफी सारी जो है ऑनलाइन है, आपका आउटसोर्सिंग है। तो ये सारा काम है। पहले सिर्फ फैक्ट्री में काम होता था, कहते पहले होता था कि फैक्ट्री जाना है तो वही लोग काम कर रहे हैं। आज वैसा नहीं है। आज जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, घरों से काम करते हैं, बगल में छोटा सा ऑफिस ले बना के काम करते हैं। तो वर्क जो है बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, किसी के भी जीवन में। एक तो पहला जो उसका बेनिफिट है वो तो आपका, आपको है ना एक है ना पैसा मिलता है, रोजी रोटी उससे आप कमाते हैं। और उसके बाद जो है आपका, तो एक तो बेसिक जो उसका वर्किंग का समझ सकते हैं कि आपको एक जीने के लिए पैसा मिलता है। दूसरा जो उसके साथ जो बेनिफिट और भी है कि इम्प्लॉयड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आपको देता है कि भाई हाँ कुछ काम कर रहे हैं, मन में पोटेंशियल है। और रिलेट कर सकते हैं आप अपने आप से मीनिंगफुली कि भाई हम ये काम कर रहे हैं डेली, अब समथिंग जो है उससे हमें अर्निंग हो रहा है, हम एक रोजी रोटी चला रहे हैं, घर परिवार संभाल रहे हैं। एवरी पर्सन, और जो उसके साथ ही साथ इकोनॉमी को भी, इन कंट्री की इकोनॉमी को भी फायदा होता है कि आप जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल इनकम में। आप जो कमा रहे हैं एक तरह से आप नेशनल इनकम में उस एरिया के या नेशनली आप देखें तो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि डेवलप कंट्री को डेवलप करने में भी आप एक योगदान आपका रहता है। तो ये बेनिफिट है। इसके अलावा जो है सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। तो अगर आप मान लिया आप कुछ बना रहे हैं, जैसे कि ये है ना आपने कुछ सामान बनाया जो कि दूसरे दूसरे या तीसरे को हेल्प कर रहा है वो चीज, जैसे गवर्नमेंट बिजनेस हो गया आपका, तो उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है अंदर में कि भाई हाँ हमने कुछ ऐसा दूसरे आदमी का जो उनका जरूरत थी उसको मैंने पूरा किया अपने काम से।
तो ये एक है ना अपने आप में सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। उसके बाद जो है हम आते हैं कि भाई एक तो हो गया वो काम, उसके बाद हम जो काम जो कर रहे हैं उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट जो है उससे क्या बेनिफिट है। तो अगर हम जो इसको स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिस्ट बहुत सारे स्टडी करते हैं, ये आपको एक लिस्ट क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। पहली बात तो ये है वे कैसा एम्प्लॉयमेंट है आपका है ना, इससे क्या उसमें एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार एम्प्लॉई है उसको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही है कि नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हेल्प अंडरस्टैंडिंग इन प्लानिंग अवर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो प्लानिंग जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री का, तो उसको बेनिफिट होता है कि भाई है ना हाँ इतने रोजगार ऑलरेडी है, इस सेक्टर में रोजगार है, यहाँ पे रोजगार की कमी है, यहाँ पे हमें और रिसोर्सेज लगा के इसमें रोजगार और लगाना है, बढ़ाना है इसमें, वहाँ सैलरी कम है, ये सब चीजें हैं जो गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है वहाँ के कि भाई क्या करना है हमें, तो डेटा प्रोवाइड करती है। एनालाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर, जैसे हम शुरू के चैप्टर में देखा कि जो जीडीपी है या जो ना मेजरमेंट होता है नेशनल इनकम का, वो उसको एक तो कंसोलिडेटेड होता है, एक सिंगल अमाउंट होता है। उसके अलावा भी जो हम देखते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, सर्विस सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री में भी डिफरेंट इंडस्ट्री जो है मान लीजिए हॉस्पिटैलिटी हमारी सर्विस सेक्टर है आपका, डिफरेंट है ना इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो वो सब कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें वर्किंग वहाँ का पता हो, वर्क कल्चर क्वालिटी सब कुछ पता हो। टू एड्रेस मेनी सोशल इश्यूज को भी हम एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा हम सुनते हैं कि भाई छोटी छोटी फैक्ट्रियों में मार्जिनाइज जो वल्नरेबल जो सेक्शन है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है। जो काम का घंटा है मान लीजिए 8 घंटे का काम है तो आप उससे 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, सैलरी कम है। चाइल्ड लेबर जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी का, उसको आप समझ सकते हैं भाई कि चाइल्ड लेबर हो रहा है तो उसको रोकना जाना चाहिए। तो ये सब फायदा है एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने का, और इकोनॉमिस्ट इसको पढ़ते हैं। वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट टॉपिक आपका है। इसमें जो हम पहले से हमने देखा कि क्या फिक्स फायदा है, तो बेसिकली जो है जीडीपी जो है, जीडीपी में एक कंट्रीब्यूशन होता है वर्किंग का आपका ना, काम करते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कॉटन आपने एक ना एग्रीकल्चर लैंड से कॉटन लिया, उसके बाद उससे हम टेक्सटाइल मिल में उसको हम कपड़ा बनाते हैं। तो ये जो है आपका इससे जो टेक्सटाइल मिल में यहाँ पे जो लोग काम करते हैं या कॉटन फील्ड में जो कॉटन लेते हैं, एग्रीकल्चर हो गया आपका, इससे हम इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको, हम उस सामान को डिफरेंट दुकानों में, फिर दुकानों से घर में जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी जो जीडीपी में ऐड होती है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ऐड करता है कुछ पैसा जीडीपी में, टेक्सटाइल मिल्स ने ऐड किया आपका, कॉटन जो ग्रो हो रहा है एग्रीकल्चर उसमें एडिशन है। तो ये सारा जो है जीडीपी का एक पार्ट है एक तरह से। और इसमें अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी जोड़ दें कि हम कुछ ऑब्वियसली कुछ सामान जो है एक्सपोर्ट भी होता है, कुछ हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करते हैं, तो उसको हम जोड़ दें तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जीएनपी क्या होता है बेसिकली, कि जीएनपी जो होता है जीडीपी, जीडीपी होता है आपका कि इंडिया में सिर्फ आपके टेरिटरी में, मतलब कि कंट्री का टेरिटरी है उसमें कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, इसको हम देखते हैं। जीएनपी क्या होता है कि हम इसमें जो है माइनस आपको नेट फैक्टर, अगर बाहर से कुछ हमारा इंपोर्ट हो रहा है, इंडियन कंट्री ने इंपोर्ट किया है, इंडियंस ने वहां बनाया है, तो उसको भी हम उसमें जोड़ते हैं। और यहाँ पे जो फॉरनर्स ने एक्सपोर्ट किया है वहां यहाँ से एक्सपोर्ट जो हुआ है आपको सॉरी फॉरनर्स के द्वारा बनाया गया है उसको हम माइनस करते हैं। एक तरह से मतलब कि ये जो है आपका नेशनल, जो इंडियन सिटीजन के द्वारा कितना इकोनॉमी में ऐड किया गया है उसको हम देखते हैं। सिर्फ सिर्फ इंडियन सिटीजन, फॉरनर्स अगर एमएनसी यहाँ पे कुछ काम कर रही है इंडिया में तो वो जीडीपी से माइनस हो जाएगा। और अगर इंडियंस कंपनी को बाहर में कुछ पैसा कमा रही, मान लीजिए यूएस यूके में हमारा इन्फोसिस है, डिफरेंट कंपनी, आईबीएम है, सॉरी इन्फोसिस है आपका, जो डिफरेंट विप्रो है, एचसीएल, ये सब कंपनियां जो कमा रही बाहर से, ओएनजीसी हो गई, उसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा जीएनपी आ जाता है। ये डिफरेंसेज है, इसके लिए मैं एक ना वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, इस पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जीडीपी, जीएनपी, नेट फैक्टर क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इस सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं, जो काम कर इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करते हैं उसे हम वर्कर कहते हैं। तो ये वर्कर का डिफिनेशन एक तरह से, अगर उसमें कुछ लोग
टेम्पोररी थोड़े दिन के लिए एब्सेंट है, बीमार है, इस कारण से नहीं जा पा रहे हैं, उसे भी हम लेकिन वर्कर में काउंट करेंगे। तो वर्कर ऑल्सो इंक्लूड दोज हु हेल्प द मेन वर्कर। तो मेन वर्कर हो गया, उसके नीचे भी 2-3 वर्कर होते हैं, तो सभी को हम वर्कर कैटेगरी में ही जोड़ते हैं। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है कुछ, तो वो भी उसमें आएंगे। और तो इसमें जो है इसको हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि भाई कैसा एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है आपका ना, कैजुअल वर्कर है, सैलरी वर्कर है। तो ये सारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है भाई कैसा काम है। सिंस मेजोरिटी ऑफ पीपल रिसाइड इन रूरल एरिया, तो ज्यादातर हमारे जो पॉपुलेशन हमने देखा पहले रूरल डेवलपमेंट में भी कि पिछले चैप्टर में कि ज्यादातर लोग जो है रूरल एरिया में रहते हैं, तो जो प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स रिसाइडिंग देयर इज हाइयर, तो इसीलिए ज्यादा लोग वहां पे ना देखेंगे। वर्कफोर्स अगर देखें रूरल और अर्बन, तो वहां ज्यादा आपको मिलेगा। हम टेबल भी आगे है जिससे हम टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं इस चीज को। अगर हम फिर है ना, ये तो रूरल अर्बन हो गया। दूसरी बात, अगर हम मेन वीमेन का कंपेयर करें कि कितने फीमेल और कितने वीमेन वर्कफोर्स में है, तो मेन जो है इंडिया के केस में ज्यादा जो है वर्कफोर्स में 70% जो अराउंड वर्कफोर्स जो है वो मेन है, मतलब कि पुरुष है। और बाकी जो है आपका 30% महिलाएं, 30% वर्कफोर्स जो है महिलाएं हैं। इसमें महिलाएं में आपका मेन एंड वीमेन इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर्स इन रेस्पेक्टिव सेक्सेस, तो ये इसमें चाइल्ड बच्चे को भी जोड़ के बताया जा रहा है। तो ये चीज जो है आपका मतलब कि ज्यादातर जो है लोग जो वर्कफोर्स है यहाँ पे, वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम करने वाले हैं, उसमें ज्यादातर पुरुष है। और अगर हम उसी को हम अगर रूरल अर्बन में देखें, तो रूरल वर्कफोर्स में हम देखें तो ज्यादातर महिलाएं काम करती है। महिलाएं जो मतलब कि ज्यादा महिलाएं जो है रूरल वर्कफोर्स में आपको मिलेगी, गांव में मिलेगी 1/3 मतलब की है। और अगर हम उसी को शहरों में देखें तो कम हो जाता है काफी, 1/5 है, मतलब 20% जो है सिर्फ महिलाएं जो अर्बन एरिया में है। और बाकी जो है 1/3 आपका जो रूरल में आप देखें तो 1/3 है, 33%। तो ये डिफरेंसेज अर्बन एरिया में काफी कम होता है। उसके बाद और भी है इसमें अर्बन जो वीमेन पॉपुलेशन है उसको जो बहुत सारी काम करती है, जिसको हम गिनते भी नहीं बहुत बार, जो हाउस होल्ड में काम होता है, जैसे घर में जो काम कर रही है उसको हम वर्कर में नहीं गिनते हैं, तो उसको अगर हम जोड़े तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो नॉट पेजेज, इसमें एक भी और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी में कि नॉट पेड वेजेज इन कैश, उनको जो बहुत बार जो पैसा है वो कैश में नहीं मिलता है। कभी कभी रूरल एरिया में अगर आप देखें, ज्यादा गाँव में तो कुछ धान मिलता है आपको, उस फसल की का कुछ पार्ट मिलता है, और कभी बहुत बार पेमेंट पे नहीं मिलता, स्पेशली अगर आप हाउस होल्ड में देखें तो। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द एम्प्लॉयमेंट। तो कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग उसमें भागीदारी है, भारत की जो इतनी जनसंख्या है उसमें कितने लोग रोजगार में भागीदार हैं, रोजगार करते हैं। तो ये रेशियो आप निकाल सकते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इस रेशियो से हम इस चीज को निकाल सकते हैं भाई कि कितने लोग, जितना जो बड़ा जनसंख्या है कितने लोग काम करते हैं। तो ये जो आपका रेशियो पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है काम में, यानी कि प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, किसी में भी। अगर रेशियो हाई है इसका मतलब है कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जनसंख्या में अच्छे खासे लोग जो है काम भी करते हैं, बैठे नहीं रहते हैं खाली। तो उसमें अगर रेशियो कम, इसका मतलब है कि कम लोग रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उनका कुछ पुश्तैनी वाली जिससे खाते पीते हैं, ऐसा तरह से। पॉपुलेशन जो है हम यहाँ पे पॉपुलेशन आप समझ सकते हैं, जो मेजरमेंट होता है कि कितने लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। तो अगर हम कंट्री का पॉपुलेशन देखें तो पूरे देश को देखेंगे तो पूरे देश में एक समय में, मतलब कि आप समझ सकते हैं सिर्फ जनसंख्या लेते हैं तो तकरीबन हम 1 अप्रैल अप्रोक्स महीने जनसंख्या चलता है, तो उस समय लोग कितने लोग इंडिया में है तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बस कितने लोग काम कर रहे हैं इंडिया में टोटल, उसको हमने भागा दे दिया, डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज आ गया आपका। तो ये है ना रेशियो हम निकालते हैं। और इसमें रेशियो आप देखें तो इसी के रेशियो से टेबल बनाया गया है। तो इसमें आप देखें अगर, तो मेन जो है आपका टोटल 54.4% जो है मेन वो ना काम करते हैं। वीमेन अगर आप देखें तो 21.9 है। और रूरल एरिया में देखें तो आप है ना ज्यादातर लोग काम करते हैं, 38.9% लोग जो है वहाँ की पॉपुलेशन जो काम करती है। कि अर्बन एरिया में देखें तो कम लोग काम करते हैं, ज्यादातर लोग काम नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है पढ़ाई कर रहे हो, घर पे बैठे हो, तो ये कारण है। इसका कारण क्या है कि भाई है ना, रूरल एरिया में देखें तो लोगों के पास कमाई का ज्यादा जरिया नहीं है, तो
कमाई भी ज्यादा नहीं होती एग्रीकल्चर से कुछ या फिर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो इसीलिए पूरे परिवार को जो है उसमें काम में लगना पड़ता है। और स्कूल आप यहाँ शहरों में देखें तो ज्यादातर लोग जो पहले पढ़ाई करते हैं, कॉलेजेस तक जाते हैं, पीएचडी करते हैं, उसके बाद जो है नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी करते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है, इस कारण से जो आप देखेंगे अर्बन एरिया में, शहरों में रोजगार का प्रतिशत जो है वो कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोजगार का प्रतिशत जो है शहरों में कम है कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो ये कारण है इसका। तो आगे हम बढ़ते हैं कि वीमेन जो है, वैसे वीमेन का हमने देखा कि जनरल जो है अर्बन वीमेन, इसको हम फिर से अगर हम देखें टेबल को, तो अर्बन एरिया में अगर आप देखें तो काफी कम जो है महिलाएं जो काम करती है, 14% ही है, जबकि गाँवों के समय देखें आप तो 24%, 25% तकरीबन महिलाएं जो है इसमें काम करती है। इसका क्या रीजन है? तो अर्बन एरिया में ज्यादातर फैमिली जो है उसको डिस्करेज करती है, भाई काम नहीं करना। लेकिन रूरल एरिया में देखें आप तो क्योंकि वहां पे ज्यादा कमाई नहीं है तो महिलाएं भी जाती है, चाहे वो छोटे कामों में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिक क्लीन है आपका, ईटा भट्टा जो है, या फिर किसी खेती बाड़ी में भी काम करती हैं। तो ये कारण है कि रूरल एरिया में, गांव में जो है महिलाएं ज्यादा काम में भागीदारी है, जबकि शहरों में कम है। और जैसे मैंने कहा हाउस होल्ड में जो है ना लोग, महिलाएं काम करती है, घर के जो डेली काम है उसमें उनका काम गिना नहीं जाता है। तो इस कारण से भी अगर उसको जोड़े तो और ज्यादा हमें डेटा जो ज्यादा होगा। तो इसलिए जोड़ा नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, कुछ है ना उसमें पैसा नहीं पेमेंट होता है, तो इस कारण से भी इससे जो है काम में नहीं जोड़ा जाता है। आगे आते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स, जो डिफरेंट तरह का एम्प्लॉयमेंट हम देखा था, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको हम देखेंगे। तो ये कहना, इससे पता चलता है, ये हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इससे देखते हैं ताकि हमें क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता चल सके कि भाई कहाँ पे कैसा काम का तरीका कैसा है, काम की क्वालिटी कैसी है, वो सही है कि नहीं, वर्कर जो एम्प्लॉय उसके फेवर कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है, पैसा कम है कि ज्यादा है, उनको मैटरनिटी लीव या फिर जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है आपका वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारा क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट होता है। तो ये जैसे हमने देखा था अभी है ना, इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी। सेल्फ एम्प्लॉय, तीन तरह का नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद लोग काम करते हैं अपना, मान लीजिए है ना अपनी फैक्ट्री अपना, या फिर है ना जो ओनर हो गया एक तरह से फैक्ट्री का, वो सेल्फ एम्प्लॉय कहलाएगा। आप अपने घर से कुछ काम कर रहे हैं, आईटी प्रोग्रामिंग कुछ कर रहे हैं, वो कहलाएगा। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जो आपका जनरली जो सैलरीड एम्प्लॉय ज्यादातर गवर्नमेंट वर्कर दे सकते हैं, या किसी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में काम करता है, आता जाता डेली जना काम करते हैं, मंथ के एंड में सैलरी आती है, तो वो जो सैलरीड एम्प्लॉय में काउंट होगा। कैजुअल वर्कर जो हो गया, जो कि दूसरे फैक्ट्री में किसी में काम कर रहा है, कैजुअल वर्कर टाइप का, तो उसे हम कैजुअल लेबर में कहेंगे। इसको हम डिटेल में यहाँ देखते हैं। तो जैसे पहला हो गया ओन और ऑपरेटेड एंटरप्राइज, जो एक बिजनेस चला रहा है, एक एंटरप्राइज चला, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो फैक्ट्री का मालिक हो, बड़े फैक्ट्री का मालिक हो, या छोटे से ना कारोबार हो, छोटा सा दुकान हो, उसे भी हम जो है सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे। तो सीमेंट शॉप ऑनर जैसे हो गया एक दुकान का मालिक, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे। ये 52% होते हैं इंडिया में, तकरीबन इंडिया में जो 52% इतने लोग हैं। दूसरा है जो आपका जो दूसरे फैक्ट्री में काम कर रहा है, लोअर लेवल जो हो गया वर्कर टाइप के, तो उसे हम कैजुअल वेज लेबर कहते हैं। ये 30% है इंडिया में वर्कफोर्स, 30% टोटल वर्कफोर्स का 30% ये लोग होते हैं कैजुअल वर्कर्स, ये कहा जाता है। इन रिटर्न दे गेट रिन्यूमरेशन फॉर द वर्क डन। तो ये सब छोटा जो काम हो गया। उसके बाद आगे आता है न, कुछ इंटरप्राइज में जो काम कर रहे हैं और जो जिनको रेगुलर बेसिस पर तनख्वाह मिलती है, मंथली जो कहते हैं सैलरी, उसे हम कहेंगे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। तो ये तीन तरह का जनरली काम होता है, काम को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडिया के केस में भी ये तीन तरह का है। 18% इसमें है सैलरीड एम्प्लॉय में, यहाँ 30% है, बाकी 52% जो है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। ये चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। इसे मेल वर्कर अगर हम देखें, इसको भी डिवाइड किया गया कि 51% जो है इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है, 20% जो है सैलरीड एम्प्लॉयड आपका है, सैलरीड एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, और 29% जो है आपका कैजुअल वर्कर है। उसी तरह फीमेल में देखें आप तो ज्यादातर जो है फीमेल भी सेल्फ एम्प्लॉयड भी ज्यादा है। सैलरीड एम्प्लॉय देखें तो 13% है, और 31% जो आपका ये कैजुअल वर्कर्स हो गए। इसी को रूरल अर्बन में भी डिवाइड किया गया है। तो अर्बन में देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना थोड़ा कम है कंपेयर टू रूरल एरिया। ये इसलिए है क्योंकि जो रूरल एरिया में क्या होता है कि खेती आपकी अपनी है, खेत आपका जो अपना होता है, चाहे वो छोटा ही खेत हो, तो उसे भी अगर आप खुद बहुत सारे लोग जो वहाँ खेती करते हैं उनका अपना खेत होता है, इसीलिए ये जो है आपका
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। और यहाँ पे अर्बन एरिया में ऐसा नहीं है, तो इसी खेती नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज आप देख रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ये ज्यादा है। दुकानें होती छोटी मोटी, मान लीजिए भंडार की दुकान होती है रूरल एरिया में, गाँव में आप देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज जो आपको ज्यादा दिखेगा। और क्योंकि फैक्ट्रियाँ यहाँ पे, कंपनियां यहाँ पे है ना, जो शहरों में ज्यादा बड़ी कंपनियां जो वहाँ ज्यादा होती है, इसलिए आपको यहाँ पर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ज्यादा दिखेंगे। और यहाँ पे क्योंकि बड़ी कंपनियां कुछ वैसी रेगुलर पेमेंट वाली कंपनियां नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे जो सैलरीड एम्प्लॉय जो वो कम है। कैजुअल वर्कर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे छोटी मोटी फैक्ट्री है अगर, या फिर है ना जो कि दूसरे के खेतों में काम करते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तो वो सारे जो कैजुअल लेबर में आ जाएंगे। और क्योंकि और साथ ही रेगुलर सैलरीड जॉब जो है वो ज्यादा स्किल्स चाहती है, ज्यादा लिटरेसी लेवल। अगर सर्विस सेक्टर में अगर आप जाए, आईटी सेक्टर में, तो आपको ग्रेजुएट होना होगा, इंजीनियरिंग होनी होगी। इस कारण से भी वीमेन को अगर देखें तो क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई करने में ज्यादा, इस कारण से भी उनका जो परसेंटेज है सैलरीड एम्प्लॉय में वो कम है। मोड ये हमने देखा रूरल एरिया में ज्यादा है, क्योंकि हम खुद के खेत में आप खेती कर रहे हैं, तो उससे हम रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही गिनेंगे, चाहे वो उससे कमाई कम हो, छोटा खेत क्यों नहीं हो, तो इसीलिए उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम गिनते हैं। और कैजुअल वेज लेबरर्स जो है सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं, क्योंकि इनका जो है फिक्स्ड इनकम नहीं होता है। मतलब कि फैक्ट्री अभी चल रही है तो ठीक है, फिर हो सकता है अगर कल प्रोडक्शन कम हो जाए तो उनका तनख्वाह कम हो जाती है, ऐसे भी सैलरी उनकी कम होती है। तो ये सब है ना प्रॉब्लम है कैजुअल वेज लेबर की, सबसे ज्यादा जो है इन ये है ना दिक्कत में आते हैं इकोनॉमी के ऊपर नीचे होने पर, या फिर कंपनी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, तो इसको हम देखते हैं हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक में। अगर किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट देखें, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, तो उसमें क्या होता है कि पहले एग्रीकल्चर से, इसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, एग्रीकल्चर से जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पहले ग्रो करता है, उसके बाद जो है इंडस्ट्री ग्रो करती है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर कहलाती है। उसके बाद जो है सर्विस सेक्टर आता है। तो जो लोग भी जो है एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें तो शुरू में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में जुड़े रहते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े रहते हैं, खेती बाड़ी से। उसके बाद जो है जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करता है तो ज्यादातर लोग इंडस्ट्री से जुड़ते हैं। इंडस्ट्री में आपको ज्यादा जो जनसंख्या है वो काम करती दिखेगी। और जैसे और इकोनॉमी जब ग्रो करता है तो तब हम लास्ट में देखते हैं कि सर्विस सेक्टर ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। तो ये इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में ज्यादातर देखें तो ऐसा ही साइकिल चलता है, ऐसा ही रूटीन है कि पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर सर्विस सेक्टर। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो है स्किल ज्यादा चाहिए होता है। ऊपर से सर्विस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, मतलब आपको बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के, जैसे कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, आईटी कंपनी हो गई, इसके लिए आपको उस देश में टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। टेक्नोलॉजी तब आएगा जब पैसा हो वहां पे उतना, तो तब वहां पे टेक्नोलॉजी आ पाएगी। तो इसीलिए एक एक करके ये ग्रो करते हैं, ये साइकिल रहता है जनरली। इसी तरह से लेबर भी, जो एम्प्लॉयमेंट भी है धीरे धीरे वो पहले एग्रीकल्चर में होता है, फिर इंडस्ट्री में, फिर सर्विस सेक्टर में। और इंडस्ट्री की सर्विस सेक्टर ज्यादातर अर्बन एरिया में होती है, तो इसी हम देखते हैं माइग्रेशन होता है लोगों का गाँव से शहरों की ओर। तो बेसिकली जो है हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल में बांट सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये सब डिफरेंट है। कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, सर्विसेज है। इसी को हम 3 जो है सेक्टर वाइज जो हम करते हैं कंपैरिजन, वो 3 मेजर सेक्टर होता है। पहला हो गया प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर आता है आपका। दूसरा है सर्विस सेक्टर, जिसमें हम दे सकते हैं माइनिंग हो गया आपका, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें कि इंडस्ट्रीज हम कर सकते हैं। माइनिंग हो गई आपकी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करती, पावर सेक्टर जो हो गया आपका, गैस इंडस्ट्री, वाटर सप्लाई हो गया आपका, और कंस्ट्रक्शन जैसे ये भी एक इंडस्ट्री है, इसे हम सेकेंडरी सेक्टर में डालेंगे। और सर्विस सेक्टर हो गया जो कि जो सर्विस सेक्टर आईटी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हो गई, जिसमें लोग रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय होते हैं, उस तरह के कंपनी, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। ट्रेड जो होता है जनरली रोजमर्रा का, सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, ये सारा जो सर्विस सेक्टर में आएगा। तो ये 3 मेजर सेक्टर होता है किसी भी कंट्री में इकोनॉमी में। प्राइमरी सेक्टर से मैंने कहा कि ज्यादातर लोगों को काम देता है, मेजोरिटी वर्कर्स, स्टार्टिंग है बेसिकली। तो यहाँ पर डिवाइड भी किया जाए, जैसे आप देखें इसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स कैसे है, 2011-12 का ये डेटा है। तो इसमें जो दिखाया गया है कि प्राइमरी सेक्टर में जो है
आप देखिए अर्बन एरिया में देखें तो बहुत ही कम लोग प्राइमरी सेक्टर में है। प्राइमरी सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको शहरों में बहुत कम देखने को मिलेगा उससे जुड़े, तो इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है। प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर महिलाएं ज्यादा इंगेज होती हैं, स्पेशली रूरल एरिया में अगर आप देखें तो ज्यादातर महिलाएं उसमें काम करती हैं। मेन जो है पुरुष जो है वो ज्यादातर माइग्रेट करके शहरों में आ जाते हैं, कुछ काम करते हैं उसमें कैजुअल वर्कर की तरह या फिर सैलरीड एम्प्लॉय की तरह। तो ये है प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट है, जहां से आप देख सकते हैं तीनों में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सेक्टर में है। तकरीबन 50% लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर अगर आप देखें तो इसी तरह से 24% है, और सर्विस सेक्टर जो 26% 27% है। तो ये है ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडिया के, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है 11-12 का, इसी को यहाँ डिफाइन किया गया है। तो एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सारा जो है प्राइमरी सेक्टर में ही आता है आपका। और सर्विस सेक्टर में देखा कि ना 16%, रूरल एरिया में बहुत कम है सर्विस सेक्टर। अर्बन एरिया में ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंपनी आपको मिल जाएगी जो है ना, बड़ी कंपनियां हैं सर्विस सेक्टर की, इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। और जैसे मैंने देखा प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर महिलाएं प्राइमरी सेक्टर में काम करती हैं, स्पेशली रूरल एरिया में भी। वो भी आप रूरल एरिया में देख सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर की तरह या फिर वहाँ पे धान काटने के लिए ऐसे अपने ही खेतों में वो काम करती हैं, इसलिए हम प्राइमरी सेक्टर में वो ज्यादा आपको मिलेगा, महिलाएं काम करने करती है। अब हम आते हैं चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैसे कैसे चेंज हुआ है इंडिया के केस में भी। तो प्लानिंग, जैसे हमने पढ़ा शुरू में, प्लानिंग कमीशन का ये स्ट्रेटेजी रहा है कि कैसे जीडीपी को ग्रोथ किया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो उसी के मतलब हम देखें, लेकिन रिफॉर्म जो हमने देखा अभी सेकेंड थर्ड चैप्टर में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म देखा, उसके बाद देखा गया कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ उतना नहीं रहा है। एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ है पहले जो था कि रोजगार कितनी बढ़ रहा था, जो हर साल साल दर साल, वो काफी कम हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब कि रोजगार नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इकोनॉमी ग्रो किया। इकोनॉमी का देखे जीडीपी, इकोनॉमी को हम कैसे देखते हैं, ग्रो कर रहा है कि नहीं, जीडीपी के थ्रू देखते हैं। जबकि एम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं कितने लोग रोजगार में से, एम्प्लॉयमेंट रेशियो आता है, उसके थ्रू हम देख सकते हैं कितने लोग एम्प्लॉयड है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो कम हुआ है, वो घटा है, जबकि जीडीपी बढ़ा है रिफॉर्म्स के बाद, 1991 के रिफॉर्म्स के बाद अगर हम देखें। ये इसका मतलब यही है कि जो इकोनॉमी है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए वहां के लोगों को, मान लीजिए लोगों के पास स्किल अगर नहीं है तो वैसा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर लोगों को स्किल है तो सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो जैसा एम्प्लॉयमेंट चाहिए वैसा एम्प्लॉयमेंट जो है कंट्री के पास नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, कंपनियां आ रही है, इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दे पा रही है। तो ये इससे पता चलता है प्रोड्यूस मोर गुड्स, इसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, कि भाई जॉब ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो रहा, तो जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है इसको। तो इसको हम देखेंगे आगे कि कैसे ग्रोथ पैटर्न जो है इंडिया का, जीडीपी का वो कैसे डिफरेंट सेक्शन को इफेक्ट किया है जो इतने सालों में आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो यही स्ट्रेटेजी रही शुरू से कि भाई कैसे कैसे हम एग्रीकल्चर से लोगों को हटा के इंडस्ट्रीज में या सर्विस सेक्टर में दे, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी जो है लो है, काफी प्रोडक्टिविटी लो है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे उतने को लोगों को कमाई नहीं है। और अगर वो दूसरे इंडस्ट्री में काम करेंगे, सर्विस सेक्टर में काम करेंगे, तो उसको इनकम ज्यादा होगी, तो पॉवर्टी भी धीरे धीरे कम होगा। तो ये मेजर स्ट्रेटेजी रही है शुरू से सरकार की। शिफ्ट फ्रॉम फार्म वर्क टू नॉन फार्म वर्क, तो फार्मिंग में जो काम कर रहे हैं उससे शिफ्ट करके उनको नॉन फार्म में काम दिया जाए, उनके स्किल के हिसाब से इंडस्ट्री बनाई जाए। भाई जहाँ पे ज्यादा स्किल नहीं चाहिए वैसी इंडस्ट्री लगाई जाए, गाँव के पास में इंडस्ट्री लगाई जाए। तो ये सारा जो है प्लानिंग का पार्ट रहा है शुरू से। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो 72-73 में शुरू में जो है 74% लोग जो है प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर या उसके जैसे चीजों में काम करते थे। लेकिन 11-12 के समय हम देखें तो काफी कम हो गया, ये 50% लोग ही आज जो है एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर सर्विस सेक्टर में तकरीबन 25% लोग काम करते हैं। तो ये है, काफी हद तक हमने ये जो है इसको अचीव किया गवर्नमेंट ने, कि घट के 25% लोग जो है इधर मूव कर गए हैं, जहाँ पे कि उनको अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा जो वर्किंग कंडीशन अच्छा है और तनख्वाह अच्छी है, पॉवर्टी कम है। तो ये ग्रोथ दिखाया गया एम्प्लॉयमेंट का, ये देखें आप
1992 के बाद ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ये पीरियड है आपका। तो जीडीपी यहाँ पे ग्रो कर रहा है, 3.4% से 6.1% आया, 6.1% के बाद फिर 8.7%, 7.8%। लेकिन वही अगर आप रोजगार कितना बढ़ा है इकोनॉमी में वो देखें तो देखिए 1.5% था, हर साल बढ़ता था, वो कम होकर 0.98% आ गया, फिर बढ़ा बीच में, फिर एकदम कम हो गया 0% तकरीबन, और उसके बाद 1.12%। तो रोजगार जो है वो उतना बढ़ा नहीं जितना कि इकोनॉमी बढ़ी है, जिसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। हमने देखा जॉबलेस ग्रोथ, इसके कारण इकोनॉमी का भी सरकार के क्रिटिसिज्म होता है कि भाई आपने जॉब नहीं बढ़ाया। ये पैटर्न वाइज एम्प्लॉयमेंट है, जैसे हमने देखा कि 50% लोग जो है तकरीबन प्राइमरी सेक्टर में है, और बाकी सेकेंडरी सर्विसेज सेक्टर में 25-26% लोग काम करते हैं। उसी तरह हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखें अगर, तो ज्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसमें ये भी है जो खेतों में काम करते हैं, अपने खेतों में फार्मर्स, उससे भी हम जोड़ते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय जो हो गए, जो रेगुलर सैलरी मिलता है उनको, फिक्स सैलरी मिलती है, सॉरी रेगुलर सैलरी मिलती है, वेजेस। और दूसरा तीसरे जो है कैजुअल वर्कर जो हो गए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग या बेकरी में काम करते हैं, दूसरों के है ना खेतों में काम करते हैं, तरह से, तो उससे हम 30%, तो अभी भी ये जो सैलरीड एम्प्लॉयड है काफी कम है। और सेल्फ एम्प्लॉय मूव फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड रेगुलर सैलरी टू कैजुअल वेज वर्कर, तो ये भी हमने देखा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है देखिए यहाँ पे कम हुआ है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय भी ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन आप कैजुअल वेज वर्कर देखें तो ज्यादा बढ़ा है, 7% इंक्रीज है। इसे हम क्या कहते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जो कि निगेटिव टर्म है एक तरह से। अगर कंट्री में ऐसा हो रहा है तो निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, मतलब कि कैजुअल वर्कर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इनको काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनकी उतनी सैलरी नहीं होती है। उसके बाद जो सैलरी भी होती है, हो सकता है आज आपको 10 रुपए मिल रहा है, कल आपको 5 रुपए ही मिले, उसका 7 रुपए मिले, अब नहीं भी मिले। तो ये चीजें होती है कैजुअल वर्कर के का प्रॉब्लम। तो इसी के लिए वर्किंग कंडीशन भी ठीक नहीं होता है, मतलब कि कोई अच्छा एसी रूम नहीं है, फैक्ट्रियों में दिन रात काम करना पड़ता है। जैसे आप कंपनियां में देखें तो 8 घंटे 9 घंटे काम होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, 12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है आपको। तो ये सारी निगेटिव इम्पैक्ट है कैजुअल वर्कर का, इसीलिए इसे ये निगेटिव टर्म एक तरह से कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। If casualization increases the earning of people, and such phenomena should be welcome। ये कहा मतलब ये कहा इकोनॉमिक कैजुअलाइजेशन से लोगों की सैलरी बढ़ती है तब ठीक है, बट ऐसा होता नहीं जनरली, ये काफी कम देखा गया है, तो ज्यादातर इसको निगेटिव सेंस में ही लिया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। जब देखा कैजुअलाइजेशन से रिलेटेड है इनफॉर्मलाइजेशन, एक हो गया फॉर्मल सेक्टर, एक हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। तो यह जैसे हम इकोनॉमी का, तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो धीरे धीरे जैसे हम देखा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, उसी उसी को हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ जो रोजगार की जो क्वालिटी है, जो तरीका है, वो बहुत काफी कम धीरे धीरे जो है घटा है इंडिया में, इंडिया के केस में। जो जैसे कि क्वालिटी कैसे आप नाप सकते हैं कि भाई आपको सैलरी बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो बाकी जो बेनिफिट होता है एक आदमी को चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया आपको कि भाई छुट्टी तो चाहिए आपको मैटरनिटी के समय में, प्रोविडेंट फंड आपको जो सोशल सिक्योरिटी की भाई आपका कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में डाला जाए ताकि आप जब रिटायर करें तो आपको पैसा मिल सके, ग्रेचुटी हो गई, पेंशन आपको मिल सके। तो ये सारी चीजें जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ये देखा जाता है अगर ये किसी एम्प्लॉयमेंट में है, अच्छे जैसा होना चाहिए वैसा है, तो हम कहेंगे कि भाई रोजगार अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छी है। अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट खराब है। तो ये देखने का एक पैमाना है। तो इसको अगर देखते हुए अगर हम देखें इंडिया में कितने रोजगार जो है उसको हम देखें, इस पैमाने पर नापें, तो जो खराब है एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे ज्यादातर वैसे नहीं है जो ये सारी चीजें देते हैं, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीजें नहीं देते हैं। इसको कैसे भी रखा जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट लेबर लॉ बहुत सारा आप देखें, लेबर लॉ गवर्नमेंट लेके आई है शुरू से कि भाई अगर आप ऐसा नहीं दोगे सरकार अपने क्या कहते हैं वर्कर को ये सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी मेजर नहीं दोगे तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आपका आपका फाइन होगा। तो ये सारी चीजें हैं लेबर लॉज में, गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है, गवर्नमेंट का काम है कि भाई इन्फोर्स करना कि आपको ऐसे ऐसे सही तरीके से स्टैंडर्ड मेंटेन करना है इंडस्ट्रीज को, क्योंकि लाइसेंस जो है गवर्नमेंट ही देती है। इसको हम दो तरीके से हमने कहा वर्कर को बांट सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो सारी कंपनियां होंगी, मान लीजिए जो भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है, जो इसमें 10 से उससे ज्यादा लोग जो है काम करते हैं। और बाकी को हम इनफॉर्मल सेक्टर में रखते हैं, जैसे कि फार्मर हो गया, आपका एग्रीकल्चर लेबर हो गया, छोटे मोटे इंटरप्राइज है जहाँ पे कि 10 से कम लोग काम करते हैं, 2-3 लोग, जैसे किराना का दुकान, छोटा मोटा दुकान दे सकते हैं,
सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो गया जो कि ज्यादा को एम्प्लॉय रखता नहीं है, नॉन फॉर्म कैजुअल वर्कर वेज हो गया, वर्कर्स हो गए, ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे। तो भाई फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में क्या फायदा है, नुकसान है? तो ये जो फॉर्मल सेक्टर है इसमें क्या फायदा होता है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स सारे मिलते हैं आपको, जैसे ये सारे। इसके अलावा जब आपको पेंशन मिल रहा है, आपको आपका पीपीएफ कट रहा है, आपको है ना रिटायरमेंट हो या आप नौकरी छोड़ोगे तो आपको एक मुश्त सैलरी मिलेगी, तो ये सारी चीजें, इंश्योरेंस आपका है, तो ये फायदा है फॉर्मल सेक्टर का। ये देखिए रोड साइड वेंडिंग जो है ये क्या है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। आपका कुछ है ना, आपका कमाई आज हुई तो ठीक है, वैसा कुछ मतलब कि फिक्स सैलरी या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, इसीलिए फॉर्मल सेक्टर को अच्छा माना जाता है। कमाई भी यहाँ पे जो फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा होती है, सैलरी जो एक तरह से फिक्स्ड होती है, अच्छी सैलरी होती है कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसमें हम देखें इंडिया के केस में तो ओनली 6% जो आपका फॉर्मल सेक्टर में है, ज्यादातर लोग 74% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, तो जो कि बहुत ही खराब फिगर है। ये पुराना फिगर आपका 2009-10 का फिगर है, लेकिन काफी है ना ये डिसमल फिगर है। ये जनरली जो होना चाहिए कि ज्यादातर लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करें, कम लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करें। ये एक ना अहमदाबाद का इन्होंने केस स्टडी दिया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मल सेक्टर भाई क्यों खराब है, तो रेगुलर इनकम आपको नहीं मिलता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं, मान लिया आपकी नौकरी चलेगी तो आपके पास पैसा नहीं है, कुछ कमाई, प्रोविडेंट फंड नहीं है आपका, कोई ग्रेचुटी नहीं है आपका, रेगुलेशन वहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा नहीं चलता है क्योंकि इम्प्लॉय कम है वहाँ पर, डिसमिस कर दिया जा सकता है आपको बिना कुछ ना आपको पैसा दिए हुए, नोटिस पीरियड दिए हुए। टेक्नोलॉजी जो वहाँ यूज होती है, जैसे बड़ी कंपनी में देखें कंप्यूटर है, सारे कुछ है, आपका फैसिलिटी है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, वैसा चीज यहाँ पे नहीं होता है। पुरानी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिससे कि जो मैन पावर ज्यादा यूज होता है, और डू नॉट मेंटेन इन अकाउंट, अकाउंट में कुछ खास मेंटेन नहीं करते हैं, तो कुछ है ना आप कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो सब कुछ नहीं है, आपको इस फायदा नहीं है स्कीम्स का। और आपको रहने से बहुत सारी कंपनियां देखते हैं, बड़ी कंपनियां आपको रहने के लिए घर दिया जाता है, एचआरए दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी जो है ना इशू है इनफॉर्मल सेक्टर के साथ, इसीलिए जो है फॉर्मल सेक्टर को अच्छा माना गया है, इनफॉर्मल सेक्टर को खराब माना जाता है। अब हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं वो उसका डिफिनेशन हम देखेंगे आगे। तो एम्प्लॉयमेंट का डिफिनेशन हम देख लेते हैं, सिचुएशन विच, ये ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि आप काम करना चाहते हैं वहां पे लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है। दोज हु ओनिंग टू लैक ऑफ वर्क आर नॉट वर्किंग, जो काम नहीं है वहां पे इसी कारण से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप काम ढूंढ रहे हैं, आपको काम चाहिए, चाहे वो आप कैसे भी ले ढूंढे, एक्सचेंज के थ्रू ढूंढे, फ्रेंड्स के थ्रू ढूंढे, और ना लेकिन आपके पास काम नहीं मिल रहा है, इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इसका बहुत डेटा गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है, हर समय डेटा चेंज होता रहता है, सेंसस से आप लेती है, एनएसएसओ सर्वर जो होता है उससे होता है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो होती है गवर्नमेंट की हर स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में, उससे भी डेटा कलेक्ट होता है कि भाई कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि यहाँ जो अनएम्प्लॉयड होंगे यहाँ रजिस्टर करेंगे बहुत सारे लोग, उससे मिलता है कि भाई कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, वो किस कैटेगरी के, ये भी पता चलता है कि भाई उन्होंने पीएचडी कर रखा है, ग्रेजुएट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, तो वो सारा डेटा ये गवर्नमेंट यहाँ से लेती है। अनएम्प्लॉयमेंट भी डिफरेंट तरह का है, उसको हम देखते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम देखें तो हम वहां पर 2-3 तरह का बताया गया आपको एनसीईआरटी में, तो बाकी जो है वो मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। तो ये जो आपका है ये तकरीबन 6 तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे को एक करके डिफाइन करेंगे। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा हो गया कि जैसे कि आपको नॉर्मल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं बट आपको नौकरी नहीं मिल रही है जो कि रेगुलर इनकम आपको दे सके, तो ये चीज है आपका ओपन एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होगा, जॉबलेस ग्रोथ हो गया आपका, उसमें इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए एक फार्म है, एक खेत है, यहाँ पे अगर 4 लोगों को काम करना था लेकिन यहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं या 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो इसको हम देखें तो कहने को तो लोग काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो निगेटिव है, वो प्रोडक्टिविटी सही नहीं, पॉजिटिव नहीं है। तो 4 लोग भी जितना काम कर सकते हैं तो उतना ही काम जो है 10 लोग 8 लोग कर रहे हैं। इट रिफर्स सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सरप्लस मैन पावर, सरप्लस मैन पावर है, वर्कर्स हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है जीरो है वर्कर्स की।
वो इसमें सो द रिमूवल विल नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मतलब अगर हम 4 लोगों को यहाँ पे बाकी जो मान लीजिए 8 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग हटा कहीं दूसरे जगह लगा दें, तभी जो सामान उतना ही प्रोड्यूस होगा, इकोनॉमिक उतना ही फायदा होगा जितना कि 8 लोगों से होता। तो एक तरह से प्रोडक्टिविटी जो जीरो है। वैसे ओवर क्राउडिंग से एग्जाम्पल दिया, ओवर क्राउडिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट का तो एग्रीकल्चर के केस में हम देखें तो जब कटाई होती है या बुनाई होती है, जब लगाया जाता है उस समय काम होता है वहां पर, अदरवाइज जो है वहां पे काम नहीं होता है। तो इसे हम कहते हैं सीजन। एक सीजन में वहां पे काम है, बाकी सीजन में काम नहीं है। अगर शहरों में देखें आप, जैसे कि हॉलीडे रिजॉर्ट, आपका हॉलीडे सीजन हो गया, तो कुछ कुछ शहरों में सीजन होता है हॉलीडे का, यहाँ लोग टूरिस्ट घूमने आते हैं, रिजॉर्ट पे काम होता है, रिजॉर्ट पे काम होता है, टूरिस्ट गाइड का काम हो गया, तो ये सारा काम होता है। लेकिन बाकी समय में ये काम नहीं होता है। आइस फैक्ट्रीज हो गई जहाँ पे कि ठंड में या गर्मी में ज्यादा बनता है। तो ये सब सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, सीजन में काम दे दिया जाता है, बाकी ऑफ सीजन में वहां के लोगों को काम नहीं है, आपको फिर कहीं और जाके आप काम करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर केस में देखें तो बाकी सीजन में क्या करते हैं, वो लोग शहर चल जाते हैं, भाई वहां पे कुछ काम रोजगार करते हैं डेली बेसिस पर, फिर बाद में जब कटाई होगी, जब खेती में काम आएगा तो फिर वो खेती करने आ जाते हैं। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट क्या है कि भाई जो इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हो रहा है, इकोनॉमी जो है नहीं, आप देखते हैं कि पहले बूम आता है, फिर रिसेशन होता है, धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कम होता है, फिर रिकवरी फेज आता है। इस समय में उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों जो डिप्रेशन में आप देखें, सीजन में देखें तो लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, फिर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फिर जब कंपनियां, जब बूम होता है, नई कंपनी आती है तो फिर लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये उससे रिलेटेड है, ये साइक्लिकल है। जैसे इकोनॉमी भी जो है साइक्लिकल है, बूम पीरियड है, यहाँ पे बूम है, तो यहाँ पे आपका रिसीजन हो रहा है, आपका डिप्रेशन हो रहा है, ये डिप्रेशन हो गया आपका, यहाँ पे रिकवरी फेज है आपका। तो ये चीजें जो है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ग्रो करेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो करेगा। तो ये है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ये है स्ट्रक्चरल चेंज जो होता है इकोनॉमी में, उसके कारण से जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होता है, जो रोजगार जाती है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए आप कंट्री जो है वो पहले लेबर इंटेंसिव था, ज्यादातर लेबर वाले ऐसे काम थे, छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो थी। अब क्या हो गया भाई, कैपिटल इंटेंसिव, वहां पे जो मशीनरी लग रही है ज्यादातर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका एआई हो गया, बिग डेटा हो गया। इससे कारण क्या है, जो 2 लोगों का 10 लोगों का काम था वो एक मशीन कर रही है। तो इससे क्या है, कंपनी इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसके कारण बहुत सारे लोगों का जो ना ये नौकरियां चली गई, या फिर पैटर्न ऑफ डिमांड, मान लीजिए किसी सामान का डिमांड अब नहीं रहा, पुरानी हो गई, नए सामान आ गए, तो उसके कारण भी जो वो कंपनियां बंद हो जाएगी, तो उससे कारण भी जो है वहां की नौकरी की चली जाएगी लोगों की, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के केस में आएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है कि वो जो लोग जो है कंट्रीब्यूशन जो है उनका बहुत लेस है जितना वो कैपेबल है। मतलब कि किसी कंपनी में जो है जितना काम उनको मिलना चाहिए, जितना वो प्रोड्यूस कर सके इकोनॉमिकली, उतना वो काम नहीं कर पाए। मान लीजिए ग्रेजुएट है, मान लीजिए एक तरह से आप समझ सकते हैं पीएचडी जो है, उसे जहां होना चाहिए वो एक क्लर्क का या फिर कुछ छोटे मोटे काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में नहीं काम कर रहा है, कैजुअल वर्कर काम कर रहा है। तो ये जो इसका प्रोडक्टिविटी जो है वो पीएचडी लेवल का है, लेकिन इसे काम करना पड़ रहा है, कोई रोजगार नहीं है, इसे कैजुअल वर्कर की तरह काम करना पड़ रहा है या पार्ट टाइम काम करना पड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो इसी को यहाँ पे डिटेल समझाया गया, ओपन एम्प्लॉयमेंट समझाया गया, यहाँ पर डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और साथ में साथ आपको सीजनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। बाकी जो हमने टाइप बताया वो अलग है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे बेसिकली कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, उसका क्या योगदान है इसमें। एक तो बहुत बड़ा स्कीम है जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा कहते हैं जो, तो इसमें ये गवर्नमेंट लेके आई 2005 में, इसमें जो 100 दिन का गारंटीड काम दिया जाएगा आपको, अगर आप काम करना चाहते हैं रूरल एरिया में, हर किसी को, सिर्फ पॉवर्टी के लिए नहीं है, पुअर के लिए नहीं है, रूरल एरिया में कोई भी लोग, अगर कोई भी पर्सन काम करना चाहेगा, कोई हाउस होल्ड, तो उसके घर में किसी एक को काम दिया जाएगा, अनस्किल्ड काम। इसमें ये भी अच्छी बात है कि स्किल्ड नहीं चाहिए, आपका स्किल नहीं है तभी आपको अनस्किल्ड काम दिया जाएगा, और आपको उसके लिए जो वेजेज होता है गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेज वो दिया जाएगा। तो ये एक तरह से स्कीम है गवर्नमेंट का, अभी भी चल रहा है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को रोजगार कम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी। तो बेसिकली हम जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन में गवर्नमेंट का जो काम है, पार्ट है, उसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो गया जैसे कि गवर्नमेंट खुद ही नौकरी दे रही है, जैसे कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट नौकरी निकाल रही है, पीएसयू में गवर्नमेंट नौकरी निकाल रही है, तो वो जो आपका
गवर्नमेंट बहुत सारी इंडस्ट्री भी चलाती है, होटल चलाती है। इसमें अगर काम गवर्नमेंट निकाले रोजगार, इतने लोगों को रोजगार देंगे, तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्टली गवर्नमेंट जो रोजगार दे रही है। दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्टली कैसे है कि मान ली गवर्नमेंट जो है कुछ है ना, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो सामान बनाती है, कुछ सर्विसेज। तो अगर ये गवर्नमेंट उसको इंक्रीज कर, उसका कैपेसिटी इंक्रीज करती है, वही ज्यादा बनाएगी, उससे क्या है, जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो है वो उस पर डिपेंडेंट होती है, रॉ मटेरियल्स वहां से उनको मिलता है। तो उससे क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी वो ग्रो करेगी, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी। तो प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो उसके लिए ज्यादा उसको एम्प्लॉय चाहिए भाई काम करने के लिए, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये इनडायरेक्ट वे हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ओन जो स्टील कंपनी से सेल है आपका, एसएआई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भी कंपनियां कुछ है, तो उसको वो अगर स्टील प्रोडक्शन बढ़ाती है अपना, स्टील यूज करने वाली जो आयरन स्टील इंडस्ट्री या बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं जो स्टील यूज करती है सीमेंट इंडस्ट्री में, वो क्या होगा, वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, विल परचेज स्टील फ्रॉम इट, विल आल्सो इंक्रीज देयर आउटपुट, वो भी अपना आउटपुट बढ़ाएगी। तो आउटपुट बढ़ाएगी तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, आपको ज्यादा वर्कर भी चाहिए उस वहां पर, तो वहां पे और रोजगार पैदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये इनडायरेक्टली इफेक्ट हो गया आपका, इनडायरेक्टली वे में गवर्नमेंट उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। सर्विस सेक्टर जो हमने देखा काफी एक्सपेंड किया है, लेकिन इसमें जो क्या है, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। और हाई टेक्नोलॉजी ये तो हमने देखा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये लास्ट पॉइंट जो आपका कंक्लूजन हो गया। तो जैसे पहले भी देखा, स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स जो काफी चेंज हुआ इंडिया के इसमें। सर्विस सेक्टर हम देखें धीरे धीरे बढ़ा है काफी, अभी 27-28% है आपका। तो ये, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन के कारण जो हमें नई नई टेक्नोलॉजी मिली है दूसरे देशों से, उसके कारण भी जो यहाँ पे सर्विस सेक्टर का ग्रोथ ज्यादा देखा गया है। आउटसोर्सिंग जो हम देखा पुराने चैप्टर में, कि जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं वो अपना काम जो यहाँ छोटे छोटे देशों में बांट देती है, तो उससे कारण भी यहाँ रोजगार अब आया है। और बहुत सारे लोग जो पहले जो किसी फैक्ट्री में जाके काम होता था, बहुत सारे लोग आज जो है घर से काम करते हैं टेक्नोलॉजी के कारण। जो है टेक्नोलॉजी रियल टाइम बेसिस पे आप घर से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ये यूट्यूब है आपका। और आप देखेंगे इंडिविजुअल वर्कफोर्स, दिस चेंज हैज नॉट गॉन इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल वर्कफोर्स, इंडिविजुअल वर्कर के लेकिन फेवर में नहीं गया है, बिकम मोर इनफॉर्मल, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो गया। जैसे कि आप नॉर्मल अगर वर्क फ्रॉम होम देखें, ऐसा केस देखें, ज्यादातर चीजें जो इनफॉर्मल, जैसे हमने देखा पहले 94% तकरीबन जो है लोग यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर है। तो इनफॉर्मल सेक्टर का ग्रोथ ज्यादा हुआ, जो कि अच्छा नहीं, इकोनॉमी के लिए निगेटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जो नहीं रहते हैं, कभी आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपका ना कुछ आपको सोशल सिक्योरिटी, आपको पेंशन जो है, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब मैटरनिटी बेनिफिट जो हो गया, लीव जो आपको मिलना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं रहती यहाँ पर। तो इसलिए जरूर ये सब चीजें जो निगेटिव है, जिसको फोकस करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। तो ये फ्रेंड्स था है ना चैप्टर 7। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना भूलें इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।